ओके, वेलकम टू द बेसिस। आज हम लोग वही टू बॉडी प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ एंड हम लोगों ने बहुत आगे काफ़ी कुछ कर भी लिया था। इसमें इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाल लिया था, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकल गया था। और बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, प्रॉब्लम इज अबाउट टू बॉडी मोशन इंटरेक्टिंग वाया अ सेंट्रल फोर्स। इन दिस केस इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वी आर कंसिडरिंग। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो आया था by reducing the two body problem to a one body problem and then finally solving for the differential equation, उससे जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आया था वो आया था ऑफ अ कोनिक सेक्शन। और उसका इक्वेशन ये था। इस इक्वेशन को देख के ही हमको ऐसा पता चला था कि ये कोनिक सेक्शन का इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि जनरल जो फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी कोनिक का, वो ऐसा ही होता है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। और हमें ये पता है कि ये जो एप्सिलॉन है यही एक्सेंट्रिसिटी है कोनिक सेक्शन का। और क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कोनिक सेक्शन है कौन सा वाला, तो इसलिए एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोला हम लोग ऐसा देखेंगे यहाँ पे अभी एक्चुअली वही देखेंगे कि क्या होता है। तो एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग देखेंगे ऐसा कि हाइपरबोला होता है। ये एप्सिलॉन अगर इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग देखेंगे ऐसा कि वो पैराबोला होता है। और एप्सिलॉन अगर लेस देन 1 होता है तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि ये एलिप्स होता है या फिर सर्कल होता है। तो लेट्स अस स्टार्ट बाय डूइंग दैट। ठीक है, लेट्स अस स्टार्ट बाय टेकिंग एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन लिखो कॉस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू ये है। और ठीक है, 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर बाई म्यू सी स्क्वायर। तो आपको यहीं से दिख जाएगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब एनर्जी पॉजिटिव है। एप्सिलॉन का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा, जब एनर्जी नेगेटिव है। और एप्सिलॉन का वैल्यू 1 कब होगा, जब एनर्जी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसी वजह से इस एनर्जी पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका एप्सिलॉन का वैल्यू होगा क्या और आपका ट्रेजेक्टरी होगा कैसा, कौन सा कोनिक सेक्शन दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, r इक्वल टू आर नॉट बाई 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। अब साइन लिखो कॉस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली दोनों ही सोल्यूशन है, दोनों ही कोनिक सेक्शन ही है। ठीक है, पर साइन लिख रहे हैं कि कॉस लिख रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, पर थीटा नॉट क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड, उस पर आपका इनिशियल कंडीशन डिपेंड करता है ना। क्योंकि थीटा नॉट इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू डिसाइड करेगा कि हमारा जो ट्रेजेक्टरी है उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, उस ओरिएंटेशन को अपने हिसाब से कन्वीनियंटली डिजाइन करेंगे बाय चूजिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा नॉट। हमने क्या चूज किया, थीटा नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बनेगा ना कोनिक सेक्शन, उसका जो ओरिएंटेशन है उसका ओरिएंटेशन ऐसा हो कि जो मेजर एक्सिस होगा उसका वो एक्स एक्सिस के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, ताकि हमको देखने में थोड़ा आसानी पड़े और कुछ नहीं। नहीं तो फिर इंक्लाइंड, नहीं तो थीटा नॉट का कोई और वैल्यू लेंगे तो वो इंक्लाइंड बन जाएगा, या फिर हो सकता है वाई एक्सिस को अलाइन हो जाए उसका मेजर एक्सिस। तो उसको हम करना नहीं चाहते हैं उतना कॉम्प्लिकेट, उसको सिर्फ सिंपली हम एक्स एक्सिस की तरफ अलाइन करना चाहते हैं मेजर एक्सिस को, ताकि हम आराम से देख पाएं, सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाएं इस चीज को। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, थीटा नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ले रहे हैं, और क्योंकि थीटा नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ले रहे हैं, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, तो दिस इज नाउ योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, हम इसको कार्टेशियन में लेके जा रहे हैं, हम इसको कार्टेशियन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन में लेके जाएंगे तो अब जानते हो कार्टेशियन में क्या होता है कि ये x है, ये मान लो ये x है, ये y है, ये आपका कोई रेडियल वेक्टर है r। ठीक है, ये है थीटा। ठीक है, तो ये होगा x, सॉरी ये होगा y। ओके, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x, है ना। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होगा x बाई r, है ना। तो इस cos थीटा हो गया x बाई r, और इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा बहुत, रीअरेंज करने के बाद ये आपको मिल जाएगा ऐसा वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन सिस्टम। अब पहला केस लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 का। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है तो एज यू कैन सी दिस कोएफिशिएंट बिकम्स नेगेटिव, और अगर ये कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है तो उसका इस नेगेटिव वाले कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस टर्म बाहर निकाल लेते हैं, माइनस टर्म बाहर निकाल के इस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप उस चीज को रीअरेंज वगैरह करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और इस सिर्फ x वाले टर्म को देखो अगर, तो x वाले टर्म में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म।
तो अगर इसका स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं बाय एडिंग अ कांस्टेंट एंड सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट, तो हमें जो अल्टीमेटली इक्वेशन मिलेगा वो थोड़ा बहुत अब देखो रीअरेंज करके, ये देखो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस होल थिंग इज लेट अस से ए इंटू एक्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस अगर ए स्क्वायर कर देते हैं हम, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस ए स्क्वायर ये वाला हो गया। ठीक है, जब प्लस माइनस करोगे आप सब, तो आपको पास जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा ये वाला अल्टीमेटली। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर बाई सम मतलब ए स्क्वायर मान लो, ओके, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन है। देखो ए बी हम हर जगह ए बी ही बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब हम सिर्फ आपको, हम हर जगह ही ए और बी यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, बस बोलने के लिए हम बोल रहे हैं, ए और बी एग्जैक्टली नहीं है। इसका वैल्यू जो है ये ए का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होगा, बी का वैल्यू ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर ये इस फॉर्म का इक्वेशन आप देखते हो कहीं पे, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, सॉरी माइनस है ये वाला, दिस इज माइनस। ओके, तो इस तरह का इक्वेशन आपको कहीं दिखता है तो क्या होता है वो इक्वेशन, आपको क्या पता चलता है इससे, ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये बेसिकली हाइपरबोला हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि हम क्यों कॉस बनाए उसको, क्यों हम थीटा नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लिए, क्योंकि अगर थीटा नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई टू नहीं लेते तो ये कॉस नहीं बनता। अगर ये कॉस नहीं बनता या फिर साइन बन जाता मान लो, तो होता क्या कि एक्स बाई मतलब एक्स बाई आर की जगह यहाँ पे हो सकता है वाई बाई आर होता या कुछ और होता। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीटा नॉट ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है, अब जो हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट किए थे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कंप्लीट ना करके हो सकता है हमको वाई का स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता, या फिर हो सकता है ओब्लिक मिलता वो हमें, जो भी मिलता वो इक्वेशन हमको ओब्लिक मिलता। तो उतना नहीं करने के लिए हम बेसिकली यही चीज अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, थीटा नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ले लिया था। तो अल्टीमेटली हमारे पास मिल गया हाइपरबोला का इक्वेशन। अगर इसको प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा, इसको प्लॉट करोगे तो ये आएगा। ये गामा क्या है, ये गामा क्या है, ये वाला चीज है, ये माइनस एप्सिलॉन आर नॉट बाई एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये गामा बेसिकली हम क्यों बोल रहे हैं ये गामा है, इसको गामा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वाला लाइन को ये हाइपरबोला जो है ये काट नहीं सकता है। क्यों नहीं काट सकता है, अब डाल के देख लो, एक्स इक्वल टू माइनस गामा डाल दो, और ये बेसिकली क्या है, ये सॉरी ये आपका माइनस गामा है, एक्स इक्वल टू गामा डाल दो, तो गामा माइनस गामा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया पूरा टर्म। तो वाई स्क्वायर बाई आर नॉट स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन, एप्सिलॉन क्योंकि वन से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया, पूरा पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, विच मीन्स कि नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, जो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू जो गामा है, ओके, एक्स इक्वल टू गामा कैन नॉट, मतलब x इक्वल टू गामा को ये कर्व कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। सिंस इट नॉट इंटरसेक्ट देयरफॉर वी नो ये जो गामा लाइन है ये इससे किसी एक तरफ होगा आपका, मतलब जो आपका हाइपरबोला होगा वो एक तरफ होगा, एक तरफ मतलब ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अब इस तरफ ही क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने किया क्या था, इनिशियली फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन किया था टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और सेंटर ऑफ मास जो आपका ओरिजिन था, है ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ही तो घूम रहा होगा ना टू बॉडी सिस्टम, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ही घूम रहा होगा, तो ओरिजिन अगर यहाँ पे है तो ऐसा तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स ऐसा तो नहीं बनेगा, ऐसा ही बनना पड़ेगा ना अट्रैक्टिव फोर्स के। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कोई बॉडी आ रहा है उसको ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट होते होते एक मिनिमम डिस्टेंस पे आया और वापस निकल गया, दिस इज द ट्रैजेक्टरी। तो ये ओरिजिन जो हुआ ये आपका सेंटर ऑफ मास है। ओके, नाउ ये जो गामा है ये स्पेशल पॉइंट है। क्यों स्पेशल पॉइंट है बता रहे हैं, आप इस हाइपरबोला का फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करो। अगर फोकल लेंथ निकालोगे आप तो उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली ये दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अगर निकालोगे आप इसको तो आर नॉट स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ओके, प्लस आर नॉट स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन, एलसीएम वगैरह लोगे निकालोगे तो अल्टीमेटली आएगा आर नॉट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन। ओके, विच इज आप अगर यहाँ से देखो इसको हम लोग गामा माना था, है ना, माइनस गामा, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो यही आ जाएगा ना, ये वाला आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ गामा। सो फोकल लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू मॉडुलस ऑफ गामा। तो ये जो चीज आया ना, ये जो ओरिजिन से जो इसका लेंथ है, ये वाला लेंथ जो है, ये लेंथ ये आपका हो गया फोकल लेंथ। नाउ सिंस दिस इज द फोकल लेंथ देयरफॉर यू नो कि ये जो ओरिजिन है आपका ये क्या है, ये जो ओरिजिन है बेसिकली आपका ये क्या है, आपका फोकस है। ओके, ओरिजिन ही आपका फोकस हो गया बेसिकली। तो दिस इज योर फोकस बेसिकली। तो इस फोकस के अबाउट में हाइपरबोला मूव कर रहा है। ओके, इस फोकस के अबाउट में हाइपरबोला बेसिकली मूव कर रहा है। ओके, फोकस ये देखो
दो दो वर्टेक्स हो सकता है, इस हाइपरबोला का दो वर्टेक्स हो सकता है। कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं दो वर्टेक्स हो सकता है? क्योंकि y इक्वल टू अगर जीरो डालते हो ना, अगर y इक्वल टू जीरो डालते हो तो x का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू ये आएगा, एक वैल्यू ये आएगा, तो ये भी वर्टेक्स हो सकता है, ये भी वर्टेक्स हो सकता है। लेकिन डिपेंड करेगा कौन सा वर्टेक्स होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा कि ये इस गामा लाइन को ये ट्रेजेक्ट्री कहीं पे काट रहा है या नहीं काट रहा। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कि ये काट रहा है नहीं काट रहा? पहले ही बता चुके हैं कि x इक्वल टू गामा डाल दो, तो x इक्वल टू अगर गामा डालते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और ये माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कहीं काट नहीं सकता है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू गामा, ये इस कर्व पे लाई ही नहीं करता है, विच मीन्स कि ये कर्व इसको काट नहीं सकता है। अब क्योंकि ये इस कर्व इसको काट ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये है कि जो कर्व होगा वो इस गामा x इक्वल टू गामा लाइन के किसी एक तरफ होगा, है ना? तो किस तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि ओरिजिन आपका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। इस वजह से आपका हाइपरबोला जो है यहाँ हो जाएगा। ओके, दिस इज योर हाइपरबोलिक इक्वेशन, दिस इज द हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी। ओके, नाउ दिस इज द फोकस, so origin is the focus here। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा? ओके, सो इसके बाद होगा ये चीज, एप्सिलॉन इक्वल टू वन का केस। एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन देख लिया हम लोग, एप्सिलॉन इक्वल टू वन का केस देखते हैं अब। एप्सिलॉन इक्वल टू वन में क्या हो जाएगा? इक्वेशन आपका ट्रैजेक्टरी का पोलर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में r इक्वल टू आर नॉट बाई वन माइनस कॉस थीटा। वापस से कॉस थीटा को वही x बाई आर डाल देंगे, मतलब इसको रीअरेंज वगैरह करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे, रीअरेंज करेंगे, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू टू आर नॉट एक्स प्लस आर नॉट स्क्वायर। नाउ दिस यू नो, यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर इस कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म से सिर्फ क्या होगा? शिफ्टिंग हो जाएगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा। इस पूरे पैराबोला का शिफ्टिंग हो रहा है बेसिकली इस आर नॉट स्क्वायर टर्म की वजह से, वरना ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स टाइप का इक्वेशन है। तो ये किसका इक्वेशन होता है? पैराबोला का इक्वेशन होता है। ओके, नाउ अगर आपको देखना है कि वर्टेक्स कहाँ पे है इसका, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे हो जाएगा? y को जीरो डाल दो। अगर y को जीरो डालते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस आर नॉट बाई टू, तो माइनस आर नॉट बाई टू इसका वर्टेक्स हो गया। अगर इसका फोकल लेंथ निकालना, तो फोकल लेंथ क्या होता है? ये जो a लिखा हुआ है ना, यही इसका फोकल लेंथ है, a ही इसका फोकल लेंथ होता है। तो अगर इसको निकालना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा? फोर फोर ए का मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ लिख रहे हैं बेसिकली, फोर इंटू मॉड एफ इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे क्या है? टू आर नॉट है, तो फोर एफ इक्वल टू टू आर नॉट, तो एफ कितना हो जाएगा? आर नॉट बाई टू। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका फोकल लेंथ है, ये आपका फोकल लेंथ है। ओके, सो दिस इज योर फोकस, दिस ओरिजिन इज योर फोकस बेसिकली। ओके, इस ओरिजिन के अबाउट में ये मूव कर रहा है, दिस इज योर फोकस। ओके, इन केस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट केस जो है आपका वो है एप्सिलॉन लेस देन वन का केस। ओके, एप्सिलॉन लेस देन वन का केस है। एप्सिलॉन लेस देन वन के केस में क्या होगा वो देखते हैं। तो एप्सिलॉन लेस देन वन के केस में क्या होगा? सिंपली वही वही सेम चीज करेंगे, इसी इक्वेशन को, इसी इक्वेशन में बेसिकली जो इक्वेशन है आपके पास ऑलरेडी, इसी इक्वेशन में एप्सिलॉन आपका क्या है? लेस देन वन है। तो पूरा मतलब जो पूरा आपको मिलेगा ना इक्वेशन, वो यही मिलेगा, यही मिलेगा वापस से। लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन लेस देन वन है तो ये कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया है तो हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसका इस वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और इसके स्क्वायर को कंप्लीट कर देंगे। इसके स्क्वायर को अगर कंप्लीट करते हैं हम, तो मेरे को मिलेगा ये टर्म प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म मिलेगा। और इसको रीअरेंज करने के बाद, इसको रीअरेंज करने के बाद जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा ये टर्म। और ये टर्म आपको दिख रहा होगा एक ऐसा टर्म है, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन टर्म है, ये ऐसा टर्म है। ठीक है, तो ये कैसा, ये किस तरह का इक्वेशन होता है? ये एलिप्स का इक्वेशन होता है। तो हमें ये पता चल गया कि एप्सिलॉन लेस देन वन होने पे ये एलिप्स बनाता है, ये ट्रैजेक्टरी जो है वो एलिप्स बनाता है। अब इस एलिप्स का फोकस क्या होगा, है ना? एलिप्स का फोकस क्या होगा? तो फोकस देखो क्या होगा, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है एलिप्स में वो होता है ए, ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ए स्क्वायर ये हो गया, देखो ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, माइनस लगाए और अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया? आर नॉट एप्सिलॉन बाई वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो आर नॉट एप्सिलॉन बाई वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज योर फोकल लेंथ, दिस इज योर फोकल लेंथ बेसिकली, दिस इज द फोकस। ओके, आर नॉट एप्सिलॉन बाई वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये जो दिख रहा होगा आपको ये वाला चीज। ठीक है, ये आपका फोकस है। ठीक है, तो अगर ये फोकस है और ओरिजिन तो था ही ये वाला हमारा, ओरिजिन हमारा सेंटर ऑफ मास है ना? तो हो क्या रहा है यहाँ पे एलिप्टिक मोशन के केस में
इलेक्ट्रिक मोशन के केस में जो आपका हमें देखो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या हो क्या रहा है इलेक्ट्रिक मोशन में, कि हमने क्या बोला था कि दो बॉडी है, दो बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है। हमने क्या किया, उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लेके चले गए हम अपने आप को। तो उस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, जो सेंटर ऑफ मास है उस टू बॉडी का, उस पे बैठ के हम किसको देख रहे हैं, किसी एक बॉडी को नहीं देख रहे हैं, हम दोनों बॉडी के सेपरेशन डिस्टेंस को देख रहे हैं, दोनों बॉडी के सेपरेशन डिस्टेंस को देख रहे हैं, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि किस चीज को देख रहे हैं हम। जो इक्वेशन है हमारे पास वो आर का इक्वेशन है। आर इज व्हाट, आर इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो ओरिजिन पे बैठ के हम अलग अलग बॉडीज को अब देख नहीं रहे हैं एक्चुअली। जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले गए हैं तब हम क्या देख रहे हैं, उन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस को देख रहे हैं, वो किस तरीके से वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। अब आप अगर ओरिजिनल इक्वेशन देखो, अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन देखो आप, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स पे जो इक्वेशन आता है वो क्या आया है, ये आया r इक्वल टू आर नॉट बाई 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप सिंपली देखो कि इस डिनोमिनेटर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, इस डिनोमिनेटर का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, -1। और ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा +1, है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आर का वैल्यू मिनिमम कब होगा, आर का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, विच मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू -1 होगा, विच मीन्स कि आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई 1 प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो आर इक्वल टू आर नॉट बाई 1 प्लस एप्सिलॉन जो है वो आपका आर मिनिमम हो गया, और आर मैक्सिमम क्या हो गया, आर नॉट बाई 1 माइनस एप्सिलॉन, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, okay. R minimum is this one and R maximum is this one. So R minimum, as you can see R minimum is this one, okay. ये जो है आपका R minimum है, ये चीज, और ये चीज यहाँ पे ये चीज जो है ये आपका R maximum है। This is your R maximum, this is your R minimum, okay, ठीक है। तो ये हो गया आपका R max R min, और ये आपका A इक्वल टू ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ जो है, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं इसको, A को ये जो A है ना इसको बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस, और 2A को बोलते हैं मेजर एक्सिस पूरा, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना हो गया, आर नॉट बाई 1, यहाँ से देख लो, सिंपली यहाँ से देख लो कंपेयर करके, A इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट बाई 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, और B इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से देखो अगर, तो आर नॉट बाई रूट ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिप्टिक ट्रेजेक्टरी। अब थोड़ा समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। उससे पहले एक और चीज देखते हैं, सर्कल कब आता है ये देखते हैं। सर्कल कब आता है, अब देखोगे सिंपली, अगर इस एलिप्टिक इक्वेशन में अगर एप्सिलॉन को आप इस एलिप्टिक इक्वेशन में अगर एप्सिलॉन को सिंपली 0 बना दो आप, ठीक है, सिंपली इसी एलिप्टिक इक्वेशन में एप्सिलॉन को 0 ले लो, 0 लोगे तो क्या होगा, x माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई ये 1 हो गया तो मतलब बाई आर नॉट स्क्वायर, ये भी 1 हो गया तो मतलब आर नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, ये आ गया बेसिकली सर्कल के केस में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन किस चीज का होता है, सर्कल होता है ना, ये तो सर्कल होता है ये तो बेसिकली हमको दिख क्या रहा कि एप्सिलॉन को जब 0 लेंगे तो हमें सर्कल मिल जाएगा, वही यहाँ पे किया हुआ है। एप्सिलॉन को जैसे ही 0 लिया हमने, ये इक्वेशन मिल गया, दिस इज अ सर्कल। तो एप्सिलॉन 0 मतलब कब होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन का वैल्यू है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर बाय म्यू सी स्क्वायर ना। अब इसको 0 लेना है अगर, तो इस अंदर वाले को 0 होना पड़ेगा, इस अंदर वाले को 0 अगर होता है ये तो कितना होगा, एनर्जी का वैल्यू माइनस म्यू सी स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर, ओके, माइनस म्यू सी स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर। अब एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में चला गया है ऑलरेडी, देख रहा हो ना आपको, एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में चला गया है। देखो एलिप्स के केस में भी एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव ही होता है, लेकिन सर्कल के केस में जो एनर्जी का वैल्यू होगा वो मिनिमम एनर्जी हो सकता है सिस्टम का। क्यों, क्योंकि इससे कम अगर एनर्जी होता है इससे कम अगर एनर्जी होता है सिस्टम का, तो ये जो रूट के अंदर जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, फॉर रियल वैल्यूज आपका रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, विच मीन्स कि ये जो एनर्जी आ रहा है ना, which corresponds to a trajectory of a circle, वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी है ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम।
एल है ना यहाँ पे देखो, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ मोमेंटम, ये जो एनर्जी का वैल्यू है ये मिनिमम एनर्जी है, इससे नीचे अलाउड नहीं है एनर्जी होना। ओके, इससे नीचे आपका एनर्जी अलाउड नहीं है। ओके, तो this in this case when the system possesses this energy, then your trajectory will be a perfect circle, will be a perfect circle। ठीक है, ये आपका ओरिजिन होगा, ओरिजिन के पार्ट में ये मूव करता रहेगा इन सर्कुलर मोशन। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है इसका, अगर आप देखना शुरू करो हाइपरबोलिक मोशन से, अगर आप हाइपरबोलिक मोशन से देखना शुरू करो तो देखो हाइपरबोलिक मोशन कब आया था, जब एनर्जी एप्सिलॉन जो आपका ग्रेटर देन 1 था, मतलब ये कि एनर्जी वाज ग्रेटर देन 0, मतलब एनर्जी पॉजिटिव था। तो एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या है, समझो इस बात को। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। जब बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इस बॉडी दूसरे बॉडी के, जो सेपरेशन डिस्टेंस है जब इन्फिनिटी है, तो इस इन्फिनिट सेपरेशन डिस्टेंस पे v कितना होगा, v हो जाएगा 0। तो अगर v 0 है तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, है ना, e इक्वल टू हो जाएगा k। तो अगर एनर्जी पॉजिटिव है, एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब है कि इन्फिनिटी पे आपका जो k का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपका एनर्जी जो है वो बेसिकली एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, आप ऐसा समझो कि एनर्जी अगर नेगेटिव है तो एनर्जी नेगेटिव क्या मतलब, वो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, विच मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। ओके, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट कर रहा है एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डोमिनेट कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी है किस चीज का, अट्रैक्टिव पोटेंशियल, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिंग फोर्स है हमारा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट कर रहा होगा इन दी एनर्जी, इसका उसका मतलब क्या है, फिजिकली क्या मतलब हुआ उसका, फिजिकली ये मतलब हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो वो मतलब बॉडी के मोशन को रोके हुए है, बॉडी के जो टोटल ओवरऑल मोशन को बांधे हुए है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा है कि काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, है ना। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगा वो उस अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकता है, पर एनर्जी जब नेगेटिव है, सिस्टम का एनर्जी अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, व्हिच मींस कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द पोटेंशियल एनर्जी, which means which is not is the kinetic energy is not enough to overcome the attractive force of the gravitational field। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो मोशन होगा वो मोशन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उस जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से इन्फिनिट डिस्टेंस तक जा पा रहे हैं। मतलब आपका मोशन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन डिस्टेंस एक बॉडी का दूसरे बॉडी से, वो इनफाइनाइट हो जाए, विच मीन्स कि जो मोशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक बाउंडेड मोशन होगा, मतलब एक लिमिटेड डिस्टेंस में ही एरिया में ही वो मूव कर पाएगा, बेसिकली डेफिनेट एरिया में ही मूव कर पाएगा वो बॉडी, जो बॉडीज है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड मोशन। तो एनर्जी जब भी नेगेटिव होता है तो आपको बाउंडेड मोशन मिलता है, और एनर्जी जब भी पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या है कि एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हावी हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी पे, मतलब यह काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा है कि पोटेंशियल एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है उस बॉडी के मोशन को कन्फाइन करने में। तो मतलब क्या है, जो मोशन हो रहा है वो कैसा होगा, अनबाउंडेड मोशन होगा, है ना। अनबाउंडेड मोशन का मतलब ये है कि सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज कैन इवन बी इनफिनिट, हो सकता है इन्फिनिटी भी हो सकता है सेपरेशन डिस्टेंस उस केस में। ठीक है, अब देखो सेपरेशन डिस्टेंस इन्फिनिटी हो सकता है इन टू केसेस, वो केसेस कौन सा दो होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन ये दोनों आपस में क्या है, मतलब कि काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। काइनेटिक एनर्जी चाहता है कि बॉडी बाहर भाग जाए, अट्रैक्शन मतलब सिस्टम में बाउंड ना रहे, सिस्टम बाउंडेड ना रहे, और पोटेंशियल एनर्जी चाहता है कि सिस्टम बाउंडेड हो जाए। तो इन दोनों का जो कंपटीशन है, इसका जो कंपटीशन का बीच है, दीवार है, वो कौन सा एनर्जी है, कौन सा एनर्जी का वैल्यू है, वो एनर्जी इक्वल टू जीरो। एनर्जी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मॉड्यूलस वाइज, ठीक है, मॉड वाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, विच मीन्स कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है
वो इतना ज्यादा नहीं है कि उस पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर जाए, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर जाए, और पोटेंशियल एनर्जी भी इतना ज्यादा नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मोशन हो रहा है उसको बाउंड कर दे। मतलब ये कि मोशन तो अनबाउंडेड ही रहेगा, लेकिन अनबाउंडेड मोशन होते हुए भी जब वो बॉडीज का सेपरेशन डिस्टेंस इंफिनिट होगा, तो उस इंफिनिट सेपरेशन डिस्टेंस पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा उस बॉडी का, वो कितना होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इंफिनिट डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो इंफिनिट पे अगर पोटेंशियल जीरो है, एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक कितना हो जाएगा? जीरो। विच मीन्स कि इंफिनिट डिस्टेंस पे, उस टाइम पे इंफिनिट डिस्टेंस पे आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा। मतलब बॉडी में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, बॉडी जस्ट जस्ट अनबाउंडेड मोशन कंप्लीट कर पा रहा है। थोड़ा भी कम हुआ एनर्जी तो बाउंडेड हो जाएगा मोशन, थोड़ा भी कम हुआ तो बाउंडेड हो जाएगा मोशन, और थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो अनबाउंडेड हो जाएगा मोशन। दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी एंड द डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज दैट वी हैव सीन। तो हाइपरबोला के केस में क्या था? हाइपरबोला के केस में जो एनर्जी था वो आपका greater than 1 था, because of which eccentricity was greater than 1, and because of which you are having an unbounded motion, जिसमें कि इंफिनिटी पे भी आपका जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो पॉजिटिव था। पैराबोला के केस में क्या हो गया? पैराबोला के केस में एनर्जी हो गया आपका एनर्जी हो गया जीरो। तो एनर्जी जब जीरो हो गया तो उस केस में क्या हमने देखा अभी कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा एट इन्फिनिटी इट वुड बी जीरो, विच मीन्स कि आप अनबाउंडेड मोशन तो कर रहे हैं पर जस्ट अनबाउंडेड है आपका मोशन। जस्ट अनबाउंडेड का मतलब यह है कि थोड़ा भी घटा, अगर थोड़ा भी घटा तो आपका अनबाउंडेडनेस नहीं रहेगा, वो बाउंडेड बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा बढ़ गया, अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या होगा? आपका जो बेसिकली अनबाउंडेड मोशन जो जस्ट कंप्लीट हो रहा था वो बाउंडेड मोशन से अनबाउंडेड मोशन में चला जाएगा। तो मतलब द बाउंड्री बिटवीन बाउंडेड मोशन एंड अनबाउंडेड मोशन इज एक्चुअली द पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। ओके, therefore hyperbola is an unbounded motion with energy positive, parabola is an unbounded motion with energy equal to zero, ellipse is a bounded motion with दो टर्निंग पॉइंट्स आएगा उसके बेसिकली, जो एक आर मिनिमम एक आर मैक्सिमम, दो टर्निंग पॉइंट्स के बीच ही वो मूव करता रहेगा। और सर्कल इज द ट्रेजेक्टरी करस्पॉन्डिंग टू द मतलब मिनिमम एनर्जी दैट द सिस्टम कैन हैव। ओके, circle is the trajectory corresponding to the minimum energy that the system can have for a particular angular momentum। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ऑल दिस फोर थिंग्स। वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो एनर्जी पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी होगा। ओके, नाउ दिस इज ये जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली वी इफेक्टिव का ग्राफ है। वी इफेक्टिव क्या है? वी इफेक्टिव आपको अगर याद हो तो वी इफेक्टिव था आपका एल स्क्वायर बाई टू म्यू आर स्क्वायर प्लस वी, वी ऑफ आर, है ना। ये था आपका वी इफेक्टिव। इसको प्लॉट करेंगे ना तो ऐसा आएगा। तो वी ऑफ आर बेसिकली क्या है? माइनस जी एम एम बाई आर। तो दोनों को अगर मिला के प्लॉट करेंगे ना तो ऐसा कुछ आएगा। तो एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो आपको दिख रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट है। एक टर्निंग पॉइंट कौन सा है? हाइपरबोला का जो जहां पे मुड़ रहा है हाइपरबोला, तो ये देखो ये वाला पॉइंट, हाइपरबोला जहां से मुड़ रहा है, ये जो आर मिनिमम दिख रहा है ना आपको, ये आर मिनिमम ही आपका क्या है? टर्निंग पॉइंट है हाइपरबोला में। पैराबोला में टर्निंग पॉइंट कौन सा है? पैराबोला में टर्निंग पॉइंट है आपका ये वाला, ये जो है आपका टर्निंग पॉइंट है पैराबोला में। ओके, एलिप्स में क्या टर्निंग पॉइंट है? एलिप्स में दो टर्निंग पॉइंट्स है। एलिप्स में दो टर्निंग पॉइंट्स है, एक ये है टर्निंग पॉइंट और एक ये है टर्निंग पॉइंट। ओके, दीज टू आर टर्निंग पॉइंट्स, आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम आर द टर्निंग पॉइंट्स। और सर्कल में भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, दो टर्निंग पॉइंट्स है बेसिकली, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से। ओके, सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये है कि जो सेंटर जो आपका आर मिनिमम है और आर मैक्सिमम है, दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, बिकॉज रेडियस सर्कल का सेम ही होता है। तो देयरफॉर this energy, positive energy corresponds to hyperbolic motion, this equal to zero। अब देख रहे हो सिंपली एसिम्प्टोटिक हो रहा है यहाँ पे। तो एनर्जी इक्वल टू जीरो इज corresponding to energy equal to zero corresponding to parabolic motion। okay, parabolic motion and energy less than zero corresponds to elliptic motion। okay, और elliptic trajectory। और एनर्जी इक्वल टू मिनिमम, वो भी नेगेटिव ही है पर इक्वल टू मिनिमम, इक्वल टू ई मिनिमम पे आपका ट्रैजेक्टरी जो है वो सर्कुलर बन जाता है। ओके, so this was about the significance of all the trajectories corresponding to a two body problem। okay, interacting by a central force।
in the next video we will see कि इस ट्रेजेक्टरी इस ये जो ट्रेजेक्टरी है इस ट्रेजेक्टरी का एक स्पेशल बेसिकली मतलब प्लैनेट्स के लिए कौन सा ट्रेजेक्टरी होता है। देखो हमने एक हम ऑलरेडी मतलब जानते हैं कि हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी कब होगा। हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी तब होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम नहीं कर पाता है काइनेटिक एनर्जी को। ओके, तो उस काइंड को अनबाउंडेड मोशन होता है। तो अनबाउंडेड मोशन का एक एग्जांपल आप ले सकते हो कॉमेट्स का जो ट्रेजेक्टरी होता है अराउंड द सन। तो कॉमेट्स का जो ट्रेजेक्टरी होता है अराउंड द सन, दैट्स अ काइंड ऑफ हाइपरबोलिक मोशन। ओके, लेकिन जो प्लैनेट्स मूव करता है सन के अबाउट जो प्लैनेट्स मूव करता है वो बाउंडेड मोशन होता है। दैट बाउंडेड मोशन एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एलिप्टिक ट्रेजेक्टरी। तो हम अगले क्लास में देखेंगे कि व्हाट हाउ डू वी मतलब कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज इलेक्ट्रिक ट्रेजेक्टरीज। And we will see basically those in terms of the three Kepler's laws of motion। तो हम basically देखेंगे what are the three Kepler's laws of motion और उसको prove भी करेंगे हम लोग, ठीक है, कि Kepler's laws कैसे कैसे Kepler law को न्यूटन ने basically prove किया था। ओके, using his theory जो हमने अभी किया वो सब कुछ न्यूटन्स लॉ ही है, कुछ नहीं है। न्यूटन्स लॉ से ही सब कुछ किया ना हम लोगों ने अभी तक। तो न्यूटन्स लॉ के थ्रू केपलर्स लॉ को कैसे डिराइव किया जा सकता है and what is the significance of those three laws of Kepler, okay, for planetary or planetary motion। तो that's all for this video। thank you for watching और मिलते हैं अगले। ओके।